अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट किया था, लिक्विड, सॉलिड और जो है गैसेस। इनके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। गैसेस में न्यूमेरिकल हैं और जो है सॉलिड और लिक्विड में कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था। अब जो है हमारा न्यूमेरिकल वाइज चैप्टर स्टार्ट होता है और इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है और इसमें जो है ना ट्रिक्स भी हैं। ओके, तो वो अप्लाई करेंगे और वो समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे वन शॉट में करें, अगर नहीं हो पाया तो उसको 2-3 लेक्चर लग जाए। तो स्टार्ट तो करते हैं। आज हम तकरीबन 41 स्लाइड्स हमने इसमें बनाई हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे आपने 10th में भी पढ़ा है कि दो तरह के रिएक्शंस हमारे नेचर में पाए जाते हैं। नंबर वन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। इधर एरो ही आपको बता रहा है कि कौन से रिएक्शन का मतलब क्या मकसद है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो वन डायरेक्शन में होते हैं। वन डायरेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, और यहाँ पे हमारा रिएक्शन एंड हो जाता है। ये कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, बट कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। सही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद प्रोडक्ट बन गया, फिर वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो रिवर्स हो सकता है। दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्स नहीं हो सकता वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाते हैं, फिर दोबारा फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह चलता रहता है। तो ये एक इनफाइनाइट चेंज होता है। बट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है? कुछ वक्त के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और रिएक्शन एंड हो गया, इसका एक फाइनाइट मतलब एंड हमें मिलता है। अब हम इसमें जो है हमें जानना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है रिवर्सिबल में। पूरा चैप्टर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन पे हमारा नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन पे। जैसे हमें पता है भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन वन डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम नाम की कोई स्टेट नहीं आएगी ना। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, अभी हम देखेंगे आगे व्हाट इज एक्चुअली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नो, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन की, क्योंकि पीछे तो हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये है, हाँ, मेथेनोइक एसिड और मतलब जो है मतलब एसिटिक एसिड कह सकते हो आप इसको, और ये जो है इथेनॉल है। ये दोनों मिलेंगे। हमने यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ किया है, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो H2SO4 और जो हीट। ये इसके साथ इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। ओके, तो अब इससे होगा क्या कि हमारा एस्टर फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एसिड और अल्कोहल मिलाएंगे, एसिटिक एसिड और इथेनॉल को मिलाएंगे तो एस्टर बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ओके, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट बना तो फिर वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली इज देयर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइक N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हो दोनों तरफ मोल्स भी बराबर हैं। मोल्स मतलब कोफिशिएंट बराबर हैं अगर देखें तो। डिकम्पोजिशन हो रही है और वही डिकम्पोजिशन वापस से इसमें भी कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे इनका फेस सेम है। दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस फेस कहेंगे इसे। अब फॉर्मेशन देखें, हैबर प्रोसेस, बॉर्न हैबर प्रोसेस। इसमें जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। इसका आगे बहुत ज़्यादा मतलब हमारा यूज़ करेंगे और साइकिल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, आपको पता होना चाहिए ना। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसा मैंने कहा कि भाई एक रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल है तो वो फॉरवर्ड में जाएगा, फिर मैंने कहा वो वापस बैकवर्ड में भी आएगा। एक ऐसा रेट जिसमें फॉरवर्ड जितनी स्पीड से यहाँ पे रिएक्ट प्रोडक्ट बनता है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट में बन जाए, इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इन सिंपल जब आपको ये समझ में आएगा जब हम फॉरवर्ड रिवर्स पढ़ लेंगे। ओके, तो आप ये कह सकते हो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, केमिकल इक्विलिब्रियम मिलता है। अब ये कैसी स्टेट है इसके बारे में हमें जानना है। इसमें हमारे रेट सेम हो जाते हैं, नॉट अ कंसनट्रेशन, रेट। भाई रिएक्टेंट 1000 है, प्रोडक्ट 2000 है। 2000 मतलब 1000 प्रोडक्ट इधर चेंज हो रहा है तो 1000 रिएक्टेंट इधर से कन्वर्ट होकर इधर आ रहा है। दोनों ही मतलब प्रोडक्ट अभी भी 2000 है, रिएक्टेंट अभी भी 1000 है, लेकिन कंसनट्रेशन दोनों की इक्वल नहीं है, रेट इक्वल है। जितने स्पीड से 1000 यहाँ जाता है उतनी स्पीड से 1000 कंसनट्रेशन इधर भी आती है। ठीक है, अब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलते हैं और इरिवर्सिबल में भी आपको मिलेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन तो आपको दोनों में मिलेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है
ये प्रोडक्ट बना। जब जो रिएक्ट करेगा उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिकम्पोजिशन आपके पास दिया हुआ था, अभी डिकम्पोजिशन में ये रिएक्टेंट है, ये टूट रहा है इसलिए अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। अगर ये बन रहा होता तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो जाता अगर फॉर्मेशन होती तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, जो जैसे आते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आते हैं, लेफ्ट टू राइट अप्रोच होती है इनकी। मतलब देखो ये आपकी लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये आपकी राइट साइड है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएंगे जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। ओके, लाइक दिस। अगर ये N2O अब इसमें फॉर्म होगा तो ये फॉर्मेशन भी कह सकते हैं या फिर हम इसे बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर हमें पता हो जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहले हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स पड़े होते हैं बहुत सारे, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ओके, और प्रोडक्ट की बकेट हमारे पास खाली है। अब ये इसमें स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। ओके, मतलब इनिशियली रेट फॉरवर्ड तेज़ होता है, सही है, बट और इनिशियली ये बैकवर्ड रेट अभी स्टार्ट ही नहीं हो, नेग्लिजिबल भी कह सकते हो बल्कि नॉट स्टार्टेड। ओके, बट जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो ये रेट भी स्टार्ट हो जाता है और ये वाला रेट कम पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हो गए, रिएक्टेंट्स यहाँ पे कम हो गए और प्रोडक्ट्स यहाँ पे बढ़ गए। तो अब जो है हमारा प्रोडक्ट मतलब बैकवर्ड रिएक्शन आगे आके तेज़ हो जाता है और फॉरवर्ड कम पड़ जाता है। और एक ही टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, रेट इक्वल हो जाते हैं, नॉट कंसंट्रेशन। दोबारा बता रहा हूँ, ये रेट मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और कितनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जब दो रेट इक्वल हो जाएंगे आप कहोगे इक्विलिब्रियम आ गया है। और ये इक्विलिब्रियम ऐसा होता है जिसमें हमें ये ज़्यादातर होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम फिजिक्स में स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब रेट इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है, नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी स्पीड से जा रहा है उतनी स्पीड से बैकवर्ड में आ रहा है। मतलब रेट सेम हो गए, ऐसा लग रहा है रुक गया है, लेकिन इन एक्चुअल मतलब जो है रिएक्शन मूव ऑन है ना। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। एक हमने सर्टेन टेम्परेचर रखा है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं, जब ये सेपरेट है तो ये पर्पल कलर दे रहे हैं हमारे सॉल्यूशन को, डार्क पर्पल। ओके, और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रॉपर बन जाए, अगर बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, पूरा हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करके बन जाए, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है कलरलेस। इस तरह से एक कलरलेस सोल्यूशन आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सोल्यूशन इसमें है भी है। ओके, मतलब वाटर की तरह। बट अगर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये लाइट पर्पल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब इक्विलिब्रियम इज सेटअप इंटेंसिटी ऑफ पर्पल आयोडाइड इज डिक्रीजेस अंटिल द लाइट पर्पल। इसलिए ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, ये इनिशियल रिएक्टेंट जब है। ओके, तो अगर हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट होंगे तो बिल्कुल डार्क पर्पल होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन सेपरेट मैनर में और पर्पल कलर शो कर रहा है। ओके, बट व्हाट हैपन जब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन पूरा प्रोसीड होता, बैकवर्ड नहीं होता, तो ये कलरलेस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाता। भाई बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया, फॉरवर्ड भी चला, दोनों एक रेट पे इक्वल हो गए, तो हमारे पास लाइट पर्पल कलर आ जाता है। तो ये हमें रिएक्शन मतलब किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कहाँ तक हमारे रिएक्शन की एक्सटेंट पहुँची है, तो हम इससे कलर से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे रिएक्शन नहीं, कुछ। ओके, अब कुछ कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, फिर कहेंगे भाई कि ये इक्विलिब्रियम है, ये नहीं कि सिर्फ रेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को कुछ चीज़ें अफेक्ट भी करती हैं, एक तरह से आप उनके फैक्टर्स पढ़ रहे हो। ओके, इक्विलिब्रियम को हम क्लोज कंटेनर में करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन कंटेनर रखूँगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होती है हमारा प्रोडक्ट में भी एस्केप कर जाए, तो हमें बंद करना होगा ताकि वो एस्केप ना कर सके, तो हमें क्लोज कंटेनर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ टेम्परेचर सही रखना पड़ेगा। अगर आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि टेम्परेचर का अफेक्ट होता है मॉलिक्यूल्स की मोशन। अगर मॉलिक्यूलर मोशन चेंज होगी तो मे भी जो है रिएक्शन में चेंज आए, तो इसलिए टेम्परेचर भी हमें सही रखना पड़ता है। प्रेशर भी हमें एक फिक्स प्रेशर रखना पड़ता है, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो हमारा रिएक्शन भी मतलब जो है मतलब हमारा इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारे को सेम रखना पड़ता है। इन एक्चुअल वॉल्यूम तो हम सेम रखते हैं, जिस कंटेनर में हो रहा होगा उसी में हो रहा होगा। ओके, ये कोई वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये तीनों चीज़ों को कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। ओके,
अब इससे क्या होगा, अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। मे भी हम सोच रहे थे यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस स्टेट पे आके इस टाइम पे आके आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर का इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, या हमने वेसल ही खुला छोड़ दिया, तो फिर तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हो जाएगा तकरीबन। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड भी आपस में बराबर होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर का भी कांस्टेंट होना ज़रूरी है, और क्लोज वेसल का भी होना ज़रूरी है। अब क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड सेम। सही है। कांस्टेंट मतलब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। ओके, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ओके, कांस्टेंट मतलब कितना, फॉर एग्जांपल अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, मतलब रिएक्टेंट जो है 4000 हैं और प्रोडक्ट कितने हैं, 2000 हैं। ठीक है, फिर रिएक्टेंट 8000 हुए, प्रोडक्ट 4000 हुए। सही है। इस तरह से कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड, मतलब कंसंट्रेशन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करा कि दोनों 1000 हो जाए, इक्वल हो जाए, नहीं। ये 1000 है, वो 2000 है, लेकिन अगले वक्त में उसी रेट के मुताबिक दोनों चेंज होंगे। भाई अगर एक सेकेंड में 1000 और वो 2000, तो अगले सेकेंड में वो 2000, रिएक्टेंट 2000 और प्रोडक्ट 4000। ओके, इस तरह से एक पर्टिकुलर कह सकते हैं रेट के साथ कांस्टेंट रहेंगे। कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना मतलब कंसंट्रेशन सेम है टाइम के रेस्पेक्ट में, जितनी ही उसी रेस्पेक्ट में बढ़ रही है और उसी रेस्पेक्ट में कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है दोनों 1000 पे हैं तो मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन इक्वल होना अलग होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना अलग होता है। अगर हम इसमें से किसी भी कंसंट्रेशन रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट कम कर लिया, तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है किस डायरेक्शन में, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल अभी आ रहा है हमारा टॉपिक। ओके, नाउ अब हमारे को यहाँ पे कुछ ग्राफ भी दिए हैं। अभी ग्राफ्स में जो है ना अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब इसमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम कब आके अचीव हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया है। ये आपके पास टाइम है सेकंड में, एंड दिस इज कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन जैसा हमें पता है भाई मोल पर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, तो मोल पर डीएम क्यूब है। हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट थे, इसलिए रिएक्टेंट को हमने ऊपर से स्टार्ट किया, और प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो था तो इसलिए हमने प्रोडक्ट को नीचे से स्टार्ट किया। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट था ही नहीं। तो इनिशियली क्या हुआ, रिएक्टेंट कम होते गए, क्योंकि जब रिएक्टेंट कम होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बढ़ता गया, बनता गया, बनता गया। एक पॉइंट आया, दोनों इक्वल हो गए, दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की अमाउंट इक्वल हो गई। भाई यहाँ 1000 प्रोडक्ट था, यहाँ 1000 रिएक्टेंट था, तो इस स्टेज को बोल सकते हैं, सिर्फ ये जो पॉइंट आया है इसको बोलेंगे कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हुई है, दोबारा से आगे जाके चेंज हो गई, सिर्फ इस पॉइंट पे सेम हुई है। ओके, तो हमें इससे क्या पता चलता है, कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम हुई फिर चेंज होगी, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन पे माने नहीं रखती, इनका इक्वल होना माने नहीं रखता। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त आके जितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा था, पहले देखो ना प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, स्पीड से बनता 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 एक स्टेट आई, इसमें 1000 प्रोडक्ट हो गया, और कम होता होता 1000 रिएक्टेंट हो गया, फिर ये 2000, ये 500, इस तरह से एक ऐसा रेट आया। ये अगर 100 है तो ये 1000 है। सही है, यहाँ पे ये आगे गए 200, तो मतलब ये जो है 2000 हो गया, मतलब दोनों सेम हो गए, दोनों का रेट सेम हो गया। जितनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है उतनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है। ठीक है, दोनों का रेट सेम हो गया, इसलिए हमने ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई। जब लाइन पैरेलल हो जाती है हमें समझ में आ जाता है इक्विलिब्रियम आ गया, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली और कहा भाई ये इक्विलिब्रियम है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि देखो यहाँ पे रेट को हमने रखा है, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन नहीं रखा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने रेट को रखा है और टाइम को रखा है। अब अगर मैं रेट को देखूँ तो रेट इक्विलिब्रियम पे आके सेम है। इनिशियल फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था और आहिस्ता हो गया, आहिस्ता, और इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा था और अब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एक वक्त ऐसा आएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के बराबर हो जाएंगे, और दोनों रेट बराबर होने के बाद मतलब हमें कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। देखो ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ये कितनी ज़्यादा है, ये कितनी कम है, ये 100 200 होगी, ये 1000 2000 होगी,
तो कंसंट्रेशन का सेम होने मायने नहीं रखता, लेकिन रेट का जैसे इक्वल होंगे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ये ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ना, पैरेलल लाइन, मतलब रेट कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम रेट से चल रहे हैं भाई। अगर आप और आपका दोस्त दोनों पैरेलल जा रहे हैं, वो भी 40 की स्पीड से, आप 40 की स्पीड से, दोनों पैरेलल जाओगे, ओके। बट समटाइम क्या हुआ भाई, उसने स्पीड बढ़ा ली तो वो जो आगे निकल जाएगा, अगर आपने बढ़ा ली तो आप आगे निकल जाओगे। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं हो रहा, मतलब जो है यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड इक्वल हो रही है। स्पीड इक्वल होने से हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम को पता कैसे करें भाई, इक्विलिब्रियम कैसे आया, कब अचीव होगा, और अगर हमें कैलकुलेशन करने को कहे तो हम किस तरह करें। एक मेथड तो ये है जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजिकल मेथड। आपको बहुत सारे रिएक्शन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आपको केसी मतलब जो है इक्विलिब्रियम जो है कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करके दिया, कोई मतलब जो है अंदाज़ा लगाया नहीं, उधर वहाँ पे वो यूवी, आईआर, विजिबल रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स को यूज़ करते हैं, मतलब वो स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें वो लाइट एब्जॉर्प्शन को देखते हैं, भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब की हमारे प्रोडक्ट ने, कितना प्रोडक्ट बना होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से वो बताते हैं भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा, किस रेट पे आएगा। ये होता है फिजिकल मेथड। एक होता है केमिकल मेथड, जिस पे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने और जो इम्पोर्टेंट भी है, ओके। तो केमिकल मेथड क्या है, मैंने यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है तो हमने यही ले ली। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये रिएक्शन दिया हुआ है, कंसनट्रेशन हमने सबकी किस पे लिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब इनिशियली हमें पता भी रिएक्टेंट है, तो मैंने रिएक्टेंट को सपोज कर लिया ए, इसको सपोज कर लिया बी। सपोज करने में क्या चाहता है, ओके, सपोज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास पता है प्रोडक्ट कितना है, ज़ीरो, तो हमने प्रोडक्ट को ज़ीरो कर दिया। एक टाइम गुजरा तो हमें पता चला हमारे प्रोडक्ट एक्स मोल बन गया, इसका भी एक्स मोल बन गया, इसका भी एक्स मोल बन गया। अगर यहाँ टू लिखा होता तो आप 2x लिख देते, इधर भी 2x लिख देते, लेकिन अभी ये समझो कि यहाँ पे एक्स एक्स मोल बन गया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर एक्स मोल बना है तो यहाँ से एक्स कम हुआ होगा, मतलब अगर यहाँ पे 10 होता है स्टार्टिंग में और यहाँ पे 5 बन जाता तो यहाँ पे कितना बचता, सिंपल सी बात है 5 बचता। तो 10 या यहाँ पे 10 बना था, यहाँ पे 6 बनता तो यहाँ पे कितना बचता, 4 बचता। तो इन यहाँ इसमें से हम जो है माइनस कर देंगे एक्स को, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, और ये जो होंगे ये एक्स और एक्स कंसनट्रेशन यहाँ पे बन गए। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, ये तो हमें पता है, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट है, तो मैंने एक्स और एक्स को लिख दिया इसकी जगह, और रिएक्टेंट्स को लिख दिया। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर, ओके। अब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे, ओके। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक कंसंट्रेशन बन गई। अब इससे हमें पता क्या चला कि भाई इनिशियली रेट कितना था। आपको क्वेश्चन किस तरह देगा, वो आपको बोलेगा भाई फाइनली ये कंसंट्रेशन बनी है, इनिशियल ये रेट था, बताओ इक्विलिब्रियम पे मतलब केसी क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे केसी क्या होगा। अच्छा, इधर कंडीशन ये रखनी है आपको कि टेम्परेचर अभी आपके पास कांस्टेंट होगा, ओके। केसी आगे आप पढ़ोगे वो, मतलब के पी क्यू सी ये सब टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, तो इनको ज़्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस एक हम जो है कांस्टेंट मानते हैं, जिस पे जो है आप ज़्यादातर के सी वैल्यूज़ देखोगे, के पी वैल्यूज़ देखोगे, तो वहाँ पे आपको मिलती है। अभी अभी आगे चार्ट्स भी आएंगे तो उन पे भी 25 सेल्सियस लिखा हुआ होगा, ओके। तो हमारे पास हम के सी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के लिए। अब हमारे को एक्स की कंसनट्रेशन दे देगा। अब हम उसमें से हमारा एक्स को माइनस करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट का एक्स है उसमें से इसको माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में उसमें जो है इसको माइनस करेंगे, और हमारा केसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल आ रहा है, अभी हम देखते हैं। बट बिफोर दिस पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। मतलब हमें केसी फाउंड करना है। ये किसने दिया था, ये सीएम गोल्डबर्ग और पीटर वेग ने दिया था, ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें जो है हम मतलब जो है देखेंगे। अब हमने जो यहाँ पे कंडीशंस रखी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने एक्टिव मासेस मतलब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम रहेगा, ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। ये हम जो केसी निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए, और किसी के लिए नहीं। जब कहे कि भाई इक्विलिब्रियम स्टेट है अब केसी बताओ, तो आप बताओगे, वरना नहीं बताओगे।
तो ये बोलता क्या है, मतलब जो मतलब ये जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, व्हाट स्टेटेड दैट इट स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, मतलब ये देखो एक्टिव मासेस कौन से मासेस जो रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, इसमें हमारे पास जो है ओके, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक वाले, ओके, रेड वाले यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहे। तो हम कहेंगे ब्लैक जो है यहाँ पे वो क्या है, एक्टिव मासेस है, वो रिएक्टेंट है, और वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट रेड में। तो एक्टिव मासेस जो रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, भाई हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो सॉरी 3 रिएक्टेंट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 4 हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर लो, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, जितने भी हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं इस वक्त, भाई जो मतलब प्रोडक्ट बन गए वो रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, उनका कोई काम नहीं। हमारा अभी हमें जो फोकस करना है जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे होंगे हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने ज़्यादा रिएक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइट हो रही है, जंग हो रही है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कितने ज़्यादा फौजी लड़ रहे हैं, जो मतलब कमज़ोर हैं, जो मतलब मर गए, उनका तो कोई काम ही नहीं है। जो लड़ रहे हैं उन मतलब उन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक और फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए रिएक्शन भी डिपेंड करता है कितने एक्टिव मासेस आगे और रिएक्ट करेंगे। जितने एक्टिव मासेस अभी हमारे पास हैं उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अभी और चलेगा। ओके, तो इसी तरह हमें पता है भी, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चल रहे होते हैं, मतलब रिएक्टेंट भी रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी की कंसनट्रेशन होती है, और उनके हम यहाँ पे ए और ये बी जो स्मॉल लेटर में लिखा है ये इनके कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे 2 मोल दे देगा, 4 मोल, 5 मोल दे देगा, 6 मोल, इस तरह से आपको मोल दे देगा। अभी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी। अब मैं अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलेगा, एक फॉरवर्ड का कांस्टेंट मिलेगा और एक बैकवर्ड का कांस्टेंट मिलेगा। अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, तो मैंने इन दोनों को ऐसे इक्वेट करके लिख लिया। अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेके आता हूँ तो ये कंसनट्रेशन इधर नीचे चली जाएगी। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये के एफ और के बी दो अलग अलग कांस्टेंट है, हम कितने कांस्टेंट इनको मिला के हमें पता ही नहीं चलेगा हम कौन सा कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इनकी जगह एक सिंबल जो है मतलब रख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू के सी। हमने के सी इज इक्वल टू सी पावर सी और सी पावर डी और पर ए पावर ए और बी की कंसंट्रेशन पावर बी हमने इधर रख दिया। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड जो है रेट लॉ, या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें एक्टिव मासेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कांस्टेंट हो जाते हैं, ना कि इक्वल होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब ये केसी जो है ना, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। के सी आगे क्यू सी मिलेगा आपको, के पी मिलेगा, के एक्स मिलेगा, के एन मिलेगा, क्यू एस पी मिलेगा, के एस पी मिलेगा। ये सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हैं। जितने भी कांस्टेंट मिलेंगे आपको टेम्परेचर पे डिपेंडेंट मिलेंगे, किसी और टर्म पे नहीं। सही है, लेकिन इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर होता है। ओके, उसी इक्विलिब्रियम का हमने कांस्टेंट निकाला है। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्लोज्ड वेसल से अफेक्ट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होता। कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम बोले भाई टेम्परेचर से किस तरह अफेक्ट हो रहा है, तो हमें ये नहीं कह सकता कि भाई केसी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है बॉर्न हैबर प्रोसेस, तो यहाँ पे 4.1 मतलब जो है हमारा केसी ज़्यादा है 25 सेल्सियस में, और अगर हमने जो है मतलब और ज़्यादा मतलब 400 कर दिया तो हमारा केसी कम हो गया। बट मैं यहीं पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, डिकम्पोजिशन। मैंने यहाँ पे हमारा 25 सेल्सियस रखा, हमारा केसी बहुत कम है, और मैंने 127 करा मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहाँ पे केसी ज़्यादा हो गया। मतलब एक जगह इन्वर्सली दिखा रहा है, एक जगह डायरेक्टली दिखा रहा है। अभी यहाँ पे इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि
टेम्परेचर दोनों तरीके से मतलब जो है रिलेशन शो करता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन दिस चैप्टर, और उसी से आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केसी एंड टेम्परेचर। ओके, अब केसी का यूनिट क्या है, मैं ये नहीं कह सकते कि भाई केसी का ये फिक्स यूनिट है, नहीं। ऊपर आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी इस तरह से, यहाँ पे भाई ए की कंसंट्रेशन दे दी, और नीचे जो है बी की कंसंट्रेशन दे दी, सही है। अब मैंने पूछा भाई ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यूनिट बताओ। तो जो कंसंट्रेशन है इसका अकेले का खुद का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, सॉरी मोल पर डीएम क्यूब। आपने ऊपर मोल पर डीएम क्यूब रखा, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब रखा, कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। अब मैं एक और इक्वेशन बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैं बी रख देता हूँ, और नीचे जो है सी रख देता हूँ। ओके, ये डिपेंड नहीं करता, मैंने यहाँ पे ए बी को प्रोडक्ट सपोज कर लिया, यहाँ पे सी को रिएक्टेंट सपोज कर लिया, लेकिन ये याद रखना प्रोडक्ट आपके जितने भी होंगे ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट जो होंगे नीचे आएंगे, क्योंकि पीछे हमने सी को ऊपर रखा था, ए बी को नीचे रखा था। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है। और अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं किस तरह से यूनिट बनाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ए का यूनिट क्या होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट और ये यूनिट कैंसिल, बचा क्या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस इक्वेशन का यूनिट क्या बना मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो केसी का कोई यूनिट नहीं है। आप जो है इसके लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है इक्वेशन देख के इस तरह बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं, जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें टाइम नहीं होता, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखोगे, उस पर डेल एन लिख दोगे। डेल एन मतलब आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस कर दो, डेल एन। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के जितने आपके पास मोल आते हैं उनमें से रिएक्टेंट के माइनस कर। अभी हम आगे देखते हैं कोई एग्जांपल हमारे पास यही है नहीं। 200 हाँ, ये हमारे पास है ना हाइड्रोजन आइडेट, ये दो हैं, तो ये प्रोडक्ट है, और ये भी टू है, 2 माइनस 2 1, मतलब कोई यूनिट नहीं हुआ इसका। आगे पीछे और देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 1 बचा, मतलब इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा 2, और ये 4, मतलब 2 माइनस 4 माइनस 2, मतलब आप उस मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर -2 पावर लगा के अंदर उसके साथ वो जो है उस पर -2 पावर लगा दोगे सब पे। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 माइनस 2 1 हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं। इस तरह हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट कोई फिक्स नहीं है, आप कंसनट्रेशन का यूनिट पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आप जो है केसी के एतबार से जो यूनिट मतलब आपसे बन रहा होगा, मतलब उस वक्त बन रहा होगा, वो आप उसके साथ बना दोगे। ओके, अभी हमने देखा था जो हमने केमिकल मेथड देखा था, उसके ज़रिए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वही एस्टरिफिकेशन है। यहाँ पे आपको क्या कहा है कि यहाँ पे जो है 138 ग्राम इथेनॉल लिया है, और टेम्परेचर सेम रखा 297 केल्विन। ओके, एंड जो स्टार्ट हुआ नेसेसरी कंडीशन पे, और 60 ग्राम जो है अनयूज एसिटिक एसिड है, सही है। 60 ग्राम मतलब एसिटिक एसिड होता है, उसका फॉर्म उसके जो आपको मिलेगा आई थिंक 1 मोल। ओके, 1 मोल ही हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये CH3OH, तो 60 होता है इसका मोलिकुलर मास, और गिवन भी 60 है, तो 1 मोल हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली क्या कह रहा है, इनिशियली कह रहा है 138 ऑफ इथेनॉल, ओके, और 180 ऑफ एसिटिक एसिड। 180 आप डिवाइड करो 60 से, 3 मोल आएंगे। ओके, और 138 को 46 से डिवाइड करो 3 आएंगे। इनिशियली हमारे पास 3 है, और ये 0 है। आगे जाके हमें पता भी कोई एक्स मोल बन जाएगा, उस एक्स मोल को हम 3 से माइनस कर देंगे, सिंपल। अब हमारे पास क्या बचा 3 माइनस एक्स। अब मुझे जो है एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास है यहाँ पे जो अनयूज एसिटिक एसिड है। अब मैं एक्स को क्या करूँगा, इक्वल रख लूँगा 1 के, क्योंकि वो 1 मोल के बराबर है। अब यहाँ पे एक्स जो है हम यहाँ आगे लेके, मतलब 3 को वहाँ आगे लेके जाएंगे, माइनस कराएंगे, तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा एक्स, सही है। तो हम यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट रखेंगे, और 2 माइनस 3 हमारे पास 1 बचता है, तो 1 1 रखेंगे, और हमारे पास केसी आ जाता है 4 का। यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट कोई यूनिट नहीं होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल कैंसिल और कैंसिल, और हमारे पास बचेगा 1।
ओके, इसलिए आपके इसी के साथ आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट है, आपको करके देखना है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, केपी कैलकुलेट करना है। अभी हम आगे केपी कैलकुलेट करना सीखेंगे केसी से, तो आप सीख जाओगे। ओके, अब हमें सीखना है रिलेशन, के सी, के पी, के एक्स, के एन क्या होते हैं, ये हमें समझना है। के सी तो हमने अभी बात की थी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, के सी को। मैं सिर्फ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे। कंसनट्रेशन ऑफ डी की पावर, ऊपर लिख दिया, डी की पावर स्मॉल डी लगा दो। ठीक है? नीचे कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए लगा दो। मतलब हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख भी दिया बज़ाहिरी तौर पे, पहले हमने सिर्फ ए लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब भी कंसंट्रेशन है। अगर आप चाहो इसको और अच्छा और प्रॉपर लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे सी और नीचे छोटा सा एक कैपिटल ए बना दो और ऊपर स्मॉल ए कोफिशिएंट के लिए। ये याद रखना, कोफिशिएंट यहाँ पे जो आएगा 2 मोल जितना भी आएगा, अगर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए हमने इधर लिखा नहीं, वरना यहाँ पे अगर 2 होता तो आपको इसके ऊपर 2 लिखना पड़ता, इधर 3 होता है तो इधर आपको 3 लिखना पड़ता, ऊपर कोफिशिएंट में आएगा छोटा सा। ओके, नाउ अब केपी के बारे में बात करते हैं। केपी क्या है? आपने पार्शियल प्रेशर के बारे में सुना है, गैसेस के बारे में। पार्शियल प्रेशर क्या, हर गैसेस का सेपरेट प्रेशर निकाला गया, सही है भाई। ये ए गैस है, ये 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाल दिए, ये 20 एटमॉस्फेयर का, ये सी 30 एटमॉस्फेयर का। तो हर गैस का अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हम अगर गैसेस के एतबार से अगर उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो हम वो निकालते हैं के पी। तो हम यहाँ पे पी यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, उसकी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, उसकी पावर डी, पार्शियल, फिर जो है मतलब ये रिएक्टेंट हो गया, ये जो था, फिर हमारे पास मतलब हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, फिर हमारे पास नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा। तो हम जब पार्शियल प्रेशर के लिए यूज़ करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे के पी। ओके, इसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब जो है रेशियो लेते हैं। सिमिलरली हम जो है के एन और के एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। के एन क्या है? के एन हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल, हमने पढ़ा है अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ओके, तो के एन नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इंटू पावर सी। अगर हमें नंबर ऑफ मोल के एतबार से हमारा के सी निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सब में सिमिलर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे मोल है, वहाँ कंसंट्रेशन है, उससे पहले प्रेशर है, और नीचे जो हमारे पास अभी आया है ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा समझा देता हूँ, वरना इन एक्चुअल ये जो है आगे हमारे पास आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में आ रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? आप फॉर एग्जांपल कोई भी 2 गैसेस ले ली, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें 2 तरह के मोलिक्यूल हैं, ब्लैक में कर लेते हैं और एक ब्लू। ओके, अब ये 2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इसका मोल है 3, इसके मोल हैं 2, सही है। अब मुझे जो है इसका फ्रैक्शन निकालना है, इस पे मतलब मतलब हम टोटल करके और उससे डिवाइड कर देते हैं उसकी जितनी भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसकी 2 वैल्यू है और यहाँ इसकी 3 थी, इसकी भी 2 कर लेते हैं। ओके, दोनों की इसकी 4 कर लेते हैं और इसकी 2, ये 4 और ये 2, इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। मैंने पे क्या करूँगा, टोटल करूँगा, 4 और 2 6 रख दिया मैंने नीचे। फाइंड किसका करना है? मुझे 2 वाले का फाइंड करना है, मैंने 2 लिख दिया। 2 1 2 2 4, 2 3 6, 1/3 आ गया। ओके, इस तरह 4 वाले करना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मतलब 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जो है मतलब उस गैस के मोल और डिवाइड बाय टोटल मोल, तो इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन को हम यूज़ करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू द पावर, मतलब जो है सी कर लेंगे इस तरह, डी की पावर जो है स्मॉल डी। इसी तरह हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मोल फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। अब कुछ रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली दिए गए हैं, कोई मतलब डायरेक्टली दिए हुए हैं, इनडायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली किस आप पे दिए हुए हैं कि आपको जो है यहाँ पे डेरिवेशन होनी थी, मतलब के पी को वैल्यू रख के, के सी की वैल्यू रख के, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन देम। तो इसकी डेरिवेशन जो है मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, बट अभी आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए के पी के के सी से, और के पी के एक्स से, और के पी के एन से। के पी क्या है? पार्शियल मतलब जो है प्रेशर कांस्टेंट है। अब के पी के सी के बराबर है, लेकिन कंडीशन क्या है? आर और टी जो हमारे पास क्या है, आर जो है हमारे पास गैस कांस्टेंट है, क्योंकि हम जो है
गैस के एतबार से ले रहे हैं यहाँ पे, आर और टी भी हमारे पास यहाँ पे होंगे, और इनटू उसके ऊपर जो हमारे पास पावर आएगी 10 वो डेल्टा एन जी, एन जी भी कह सकते हो या एन भी कह सकते हो। आर की वैल्यू तो आपको पता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर देता है। डेल्टा एन आपको पता है, प्रोडक्ट के मोल को माइनस करोगे रिएक्टेंट के मोल से, जितने भी प्रोडक्ट के मोल होंगे उनमें से रिएक्टेंट के माइनस कर दोगे। अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ये पूरा आर टी वन हो जाएगा, मतलब के पी के सी के बराबर हो गया। बट अगर कोई और वैल्यू आती है -2 +1, तो अलग अलग रिलेशंस बनते हैं। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे और इन सबको समझेंगे, ओके। इसी तरह के पी के एक्स के बराबर होता है, लेकिन टर्म मतलब जो कंडीशन क्या है, इसमें प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर पावर होगी डेल्टा एन की। अगर ये भी वन मतलब जो है ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा एन हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो जाते हैं, तो के पी के एक्स के बराबर हो जाता है, सही है। और इसी तरह के पी के एन के बराबर भी हो सकता है अगर हमारा डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने मोल सॉरी प्रेशर अपॉन मोल रखा है, प्रेशर अपॉन मोल। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जिस तरह मैंने पिछला एक आपको क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट दिया है, वही इसी तरह ही आपको करना है। बट उसमें क्या है, उसमें आपको के पी के इस फार्मूले से फाइंड करना है, ठीक? इस फार्मूले से आपको के पी फाइंड करना है, और इसमें जो है इस फार्मूले से, इसमें हम के पी डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। हम आपको जो है NOCl2 और NOCl की कंसनट्रेशन दी और के पी कैलकुलेट करने का है। सिमिलरली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा के पी आ जाएगा। देखो 1.4 लिखा, और यहाँ पे पावर थी, पावर लगाई, ओके। यहाँ पे जो है CL था 0.2 लिख दिया, और 0.17 NO था, हमने यहाँ लिखा और फिर उस पर पावर लगाई, ओके। फिर कैलकुलेट किया, ये स्क्वायर भी होगा। अगर ये आप नहीं लगाओगे आपकी वैल्यू गलत आएगी, आपका आंसर गलत आ सकता है। अब आता है रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट को अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। आप इसको किसी तरीके से भी समझ सकते हो, बट रिएक्शन क्वोशिएंट व्हाट्स एक्चुअली इट, यहाँ पे आपको अगर आप देखो फॉर्मूले में, तो क्यू सी इज इक्वल टू सी आई लिखा हुआ है। डी की पावर कंसनट्रेशन आई, डी की पावर मतलब जो है डी आप अपॉन कंसनट्रेशन आई। तो आई क्या है, इनिशियल रेट बता रहा है। इनिशियल रेट मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, नहीं, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो नहीं, हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब कैलकुलेट करते हैं। के सी क्या है, के सी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब हमें ए और बी की कंसनट्रेशन दे दी, सी डी कंसनट्रेशन दे दी, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। लेकिन ये हम क्या करते हैं, ये हम अपना थ्योरेटिकल वे में इसको कैलकुलेट करते हैं। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और फिर इसको मैच करते हैं जो हमने प्रैक्टिकल हमारा केसी निकाला है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आगे जो ऐसे आएंगे इसके बाद, वो ऐसे होंगे कि आपको केसी देगा और बोलेगा क्यूसी क्या है। आप क्यूसी पहले फाइंड करोगे, फिर देखोगे रिएक्शन। इस और क्यूसी हमारे को हेल्प करता है, हमारे रिएक्शन के बारे में बताता है कि भाई हमारा रिएक्शन कहाँ पे पहुँचा, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, रिएक्शन तकरीबन एंड हो गया है, रिएक्शन मतलब अभी जस्ट एंड हुआ है, या फिर अभी रिएक्शन में टाइम है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, ओके। अब आई हमारे को मतलब जो बता रहा है वो एक इंस्टेंट बता रहा है। कोई भी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लें जहाँ पे हमारा रिएक्शन चल रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम अपना रिएक्शन को चेक करें, इनिशियल रेट उसका, तो हम कहेंगे उसको क्यूसी क्वोशिएंट, ओके। मतलब जो है रिएक्शन क्वोशिएंट। अभी इसके आगे यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। अब व्हाट्स एक्चुअली इसमें मतलब जो हमारे को ग्राफ में दिया है, क्या समझाना चाह रहा है, अगर देखो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाया है। इनिशियली हमारी कंसंट्रेशन कम थी और प्रोडक्ट की कम थी और रिएक्टेंट की ज़्यादा थी। रिएक्टेंट रिएक्ट करते करते इक्विलिब्रियम पे पहुँच गए, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम पे पहुँच गए। स्टार्टिंग में क्यू सी के सी के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, दोनों में से कोई कंडीशन होगी। बट जैसे इक्विलिब्रियम आएगा क्यू सी के सी के बराबर हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन सेम हो गई, ओके। तो क्यू सी हमें बताता है कि भाई हमारा रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एंड होने जा रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम पे पहुँच गया है। तो अभी हम आगे देखेंगे हाउ इट्स अफेक्ट। लेकिन एक और कंडीशन है, क्यू सी ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, और ये डिपेंड करता है एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बट विद दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, स्पेसिफाई हमारा क्यू सी भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और दो के सी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम क्यू सी की मदद से हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन प्रोडिक्ट कर सकते हैं, भाई रिएक्शन कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केस वन ये है कि हमारा क्यू सी बहुत छोटा है। क्यू सी मतलब क्या है भाई, ये मैंने लिखा के सी, क्यू सी के सी से छोटा है, मतलब
क्यूसी में प्रोडक्ट कम होंगे। सिमिलर सी बात है, अगर प्रोडक्ट कम होंगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी। और हमें पता है जब भी न्यूमरेटर छोटा आता है, जब भी हमारे मतलब जो इक्वल में वैल्यू होगी वो छोटी आएगी, और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी। सिमिलर सी बात है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है मतलब हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा है। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होता है रिएक्शन कहाँ जाता है? रिएक्शन जाता है, प्रोसीड होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो क्या कौन सी डायरेक्शन होगी यहाँ पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। एफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा है। तो हमें देखो क्यूसी से कैसे पता चला कि भाई हमारा रिएक्टेंट कहाँ चल रहा है? क्योंकि क्यूसी कम था, छोटा था, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा, सॉरी प्रोडक्ट कम थे और रिएक्टेंट ज़्यादा थे, तो हमारा क्यूसी छोटा आया। सिमिलरली अगर हमारा क्यूसी बड़ा आता है मतलब हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। और प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब रिएक्टेंट के मुकाबले में, मतलब प्रोडक्ट के मुकाबले में रिएक्टेंट कम है। मतलब रिएक्टेंट कम होना और प्रोडक्ट का ज़्यादा होना मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होने वाला है, मतलब रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाए तो जो ज़्यादातर आपको इस मतलब 1 मिनट, ज़्यादातर आपको इस डायरेक्शन में दिए जाते हैं वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं, और इस डायरेक्शन में दिए जाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। ओके, तो आप ज़्यादातर इधर वालों को रिएक्टेंट सपोज करोगे, इसलिए इधर यहाँ पे इसने रिएक्टेंट का बोला है ना। सिंपल सी बात है, जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मतलब इस डायरेक्शन में जो भी होंगे उनको हम रिएक्टेंट सपोज करते हैं, और यहाँ पे जो होंगे उनको हम प्रोडक्ट सपोज करते हैं। ओके, और यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमिनेटर लार्ज है। बट के सी इक्वल टू क्यू सी, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन तकरीबन सेम है, लेकिन ये नहीं कहेंगे भाई कि इक्वल है। कंसनट्रेशन का रेट सेम कर सकते हो आप डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, 1 मिनट, आवाज़ तो चल रही है ना, आवाज़ बहुत सी बार चली जाती है। हेलो माइक टेस्टिंग। यूज़ ऑफ के सी इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन। अब मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हम ये देखेंगे हमारा रिएक्शन किस हद तक पहुंचा। रिएक्शन की एक्सटेंट होती है भाई, कौन, अब हम रिएक्शन की एक्सटेंट देखना चाहिए तो हमें वो केसी से पता चल जाती है, इसलिए हम केसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है टू फाइंड द केसी। केसी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारा मतलब जो है हम रेशियो निकालें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, बहुत ज़्यादा आता है, मतलब प्रोडक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मतलब हमारा रिएक्शन नियरली टू कम्प्लीट है। प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? तकरीबन रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं। सिंपल सी बात है। ऑल्दो वो वापस से भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने को आया है, तो हमारा केसी जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होगा उस वक्त। अगर हमारा केसी स्मॉल है तो प्रोडक्ट को अपन रिएक्टेंट रखेंगे, और हमारा रिएक्टेंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, मतलब हमारा रिएक्शन अभी बहुत स्मॉल हुआ है, रिएक्टेंट अभी स्टार्ट किए हैं रिएक्शन करना और अभी फॉरवर्ड में प्रोसीड करेंगे। मतलब अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर केसी कम है तो आपको समझ जाओ हमारा रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। केसी बहुत ज़्यादा है मतलब रिएक्शन तकरीबन फॉरवर्ड में हो चुका है, अब बैकवर्ड में होने वाला है। और अगर हमारा रिएक्शन केसी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब मॉडरेट, आपको वैल्यू से पता चल जाएगा। तो 4.4 × 10⁻⁹ यहाँ पे वेरी लार्ज में, और यहाँ पे 3 × 10⁻⁻² बहुत कम है, एंड मॉडरेट 10 20 समझ में आ जाता है कि भाई कितना है। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिखेगा हमें अगर में इंटरमीडिएट है। आफ्टर दिस अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं और देखो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मीथेन और क्लोरीन मिलके क्लोराइड बना रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। तो ये तकरीबन नेगलेक्ट का प्रोसीड हुआ है, यहाँ भी होगा। और यहाँ पे जो है ये मॉडरेटली प्रोसीड हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे को दिख रहा है। अब आ जाता है जो हमने फैक्टर्स पढ़े, हमें फैक्टर्स में कंफ्यूजन होती है भाई टेम्परेचर कहाँ होगा, कैसे होगा, और जो है आगे जो हमारे पास आ रहे थे मतलब जो है कंसंट्रेशन पे क्या कैसे अफेक्ट पड़ेगा। अभी तो कभी कंसंट्रेशन जो है कह रहे हैं कि डायरेक्टली है, कभी इन्वर्सली है, कभी टेम्परेचर का डायरेक्टली इन्वर्सली कह रहे हैं। तो एक्चुअल कंसेप्ट ली चार्टलियर प्रिंसिपल है जो हमें फैक्टर्स के बारे में बताता है। एंड आई थिंक सो हमें जो है ये इन नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए, वरना आप भी थक जाओगे और मैं भी यहाँ पे आगे वीडियो भी अगर बंद हो गई या माइक का मसला हो गया तो फिर दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगी। सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक हमारा मतलब जो है कॉमन आइन इफेक्ट बचा है इसके आगे, और एक हमारा ली चार्टलियर प्रिंसिपल है। थोड़ा सा
बड़ा है और उसमें रीडिंग का भी मटेरियल ज़्यादा है और समझने वाली चीज़ भी ज़्यादा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।